हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम एट फिजिक्स एकेडमी JEE और मैं आपका टीचर विवेक जौहरी। और यहाँ पर हम लगातार बात कर रहे थे कि हम डायमेंशनल फार्मूलों को कैसे ठीक तरीके से समझ सकते हैं और उन्हें याद कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं और अगला टर्म कंसीडर करते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमें थोड़ा सा याद होना चाहिए, वैसे आपने 9th स्टैंडर्ड में भी देखा होगा Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। मेरा कहना है सीधा फार्मूला याद करिए। G इज इक्वल टू आएगा F R स्क्वायर M1 M2 डायमेंशन MLT माइनस 2 R स्क्वायर की L स्क्वायर M और कितना आएगा M माइनस 1 L क्यूब T माइनस 2। दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। एक लाइन याद कर लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। कैसा फोर्स है? ग्रेविटेशनल। किस पर? मास m पर। डिवाइड करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास आ जाएगा। I इज इक्वल टू MLT माइनस 2 अपॉन M। कितना आएगा? LT माइनस 2। ध्यान देने वाली बात है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन वही है जो कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की है, यानी स्मॉल g और I की डायमेंशनल फार्मूला सेम है। दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आई एम नॉट सेइंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज सिंपली वर्क डन। मैं कह रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सीलरेशन। सिंपली V W अपॉन M, वर्क डन पर यूनिट मास। काय में? यूनिट मास को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में, और कहाँ? ग्रेविटेशनल फील्ड में। W की ML स्क्वायर T माइनस 2 M कितना आया? L स्क्वायर T माइनस 2। तो इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हो। एक थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पहले बता चुका हूं, U इज इक्वल टू mgh, स्मॉल m स्मॉल g स्मॉल h पहले आ चुका है। U इज इक्वल टू mgh। दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। m की कितनी आई थी? m LT माइनस 2 h की L U इज इक्वल टू M L स्क्वायर T माइनस 2।
तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वांटिटी की। दिस इज स्ट्रेन फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ या फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम या फ्रैक्शनल चेंज इन द एंगल। फिलहाल फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ लगा, टाइप्स आ रहे हैं, लेकिन स्ट्रेन पूछे चाहे कोई से भी पूछे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, स्ट्रेन का आप लिखेंगे यहां से भी फाइंड कर सकते हैं, या फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम। दिस इज लीनियर स्ट्रेन, दिस इज वॉल्यूम स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेन इज चेंज इन वॉल्यूम टू द इनिशियल वॉल्यूम। दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ इज नोन एज लीनियर स्ट्रेन, फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की डायमेंशन लेस आता है कैसे, L अपॉन L, दिस इज L टू द पावर 0। ये आया आपका स्ट्रेन का, चाहे यहां से भी निकाल लिए आप, L क्यू अपॉन L क्यू इज इक्वल टू L टू द पावर 0। सीधा मतलब क्या है, डायमेंशन लेस है। अब नेक्स्ट क्वांटिटी स्ट्रेस। याद रखने का तरीका, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कोई सा भी हो, कितना होता है, MLT-2, एरिया L स्क्वायर, ML-1 T-2। ध्यान दिया जाए, स्ट्रेस और प्रेशर की सेम है, स्ट्रेस या प्रेशर हैविंग सेम डायमेंशनल फार्मूला, ML-1 T-2। स्ट्रेस एक लाइन में याद रखिएगा, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करता हो, उसको हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो ये हो गया स्ट्रेस। नेक्स्ट इलास्टिसिटी, कांस्टेंट या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप कई हो सकते हैं, तो टाइप में हमें तो डायमेंशन लिखनी है। टाइप की बात करेंगे तो चैप्टर में जाकर बात करेंगे जब ये आएगा हमारे सामने। फिलहाल मैं ये नाम लिख रहा हूँ, इसके अलावा इसके टाइप के भी नाम लिख रहा हूँ, और यंग्स मॉडुलस, यंग मॉडुलस या बल्क मॉडुलस, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कोई सा नाम आ जाए, क्वेश्चन में आ सकता है, यहाँ डायमेंशन के क्वेश्चन में इनमें से कोई सा नाम हो सकता है। क्या करोगे, डिनोशन बता देता हूँ इनका, इसे ई लिख सकते हैं, ये बुक वाइज सर्टिफाइड बहुत तो नहीं है, ये वाई हो सकता है, ये बी हो सकता है, या किसी बुक में ये के है, ये कैसा है, ईटा। फिलहाल कोई सा नाम आए, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन
स्ट्रेन, ध्यान देने वाली बात है, कोई सा हो, इलास्टिसिटी कांस्टेंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, डिनोशन ईटा। क्या लिख दो, डायमेंशन निकालते हो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का कितना आया, ml-1 t-2, स्ट्रेन डायमेंशन लेस m0 l0 t0, कितना आया ml-1 t-2, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या कह दो यंग मॉडुलस, या कह दो बल्क मॉडुलस, या कह दो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या इलास्टिसिटी कांस्टेंट की डायमेंशन ml-1 t-2, जो कि सेम होती है किसके, स्ट्रेस के और प्रेशर के। ये आपको याद रखना है, ये है नाम, ऐसे लिखिएगा, दिमाग में रहेगी। और डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम, कॉम्प्रेसिबिलिटी। ये होता है 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। जनरली हम बात करते हैं ये लिक्विड या गैसेस में, 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, जिसकी बल्क मॉडुलस हाई होगी कंप्रेसिबिलिटी उतनी कम होगी। कितना आया था इसका, अगर डायरेक्ट याद है डायरेक्ट लगा दो, ml-1 t-2, कितना आएगा m-1 l t2। ध्यान दीजिएगा, इसे भी क्वेश्चन पेपर में कई बार देखा है। तो कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं टेंशन और सरफेस टेंशन में, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें टेंशन, टेंशन माने खिंचाव, खिंचाव माने फोर्स mlt-2, लेकिन ये है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी है, और ये किसके, इसका डिनोशन कुछ बुक में कैपिटल T है, कुछ में S है, और बहुत कम बुक में सिग्मा भी है। T भी है, S भी है और सिग्मा भी है, तो तीनों दिखा दिए डिनोशन। F अपॉन लेंथ, ये कौन सा फोर्स है, लिक्विड की सरफेस पर खींची गई इमेजिनरी लाइन। लिक्विड की सरफेस पर आप लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, इमेजिनरी लाइन पर लाइन के नॉर्मल और लिक्विड की सरफेस के प्लेन में पर यूनिट लगने वाला फोर्स है, पर यूनिट लेंथ, F अपॉन L। होता क्या है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाई वर्च्यू ऑफ विच एवरी लिक्विड पजेस, रखता है, पजेस मिनिमम सरफेस एरिया इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, कम से कम सरफेस एरिया रखना चाहता है। और इसे मेजर कैसे करते हैं, लिक्विड की सरफेस पर इमेजिनरी लाइन पर की यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स जो कि उस लाइन के नॉर्मल हो और उस लिक्विड की सरफेस के प्लेन में एग्जिस्ट करता हो। ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। कितना आया, F mlt-2, लेंथ का L कितना आ गया, mt-2। ध्यान दिया जाए, सरफेस टेंशन और फोर्स कांस्टेंट, जिसे आप क्या कहते हो, स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हो, डायमेंशन सेम आ रही है। याद करो फोर्स कांस्टेंट की डेफिनेशन, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज
फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है mt-2, उसकी भी mt-2 आती है। गलती नहीं करना है, सरफेस टेंशन की ये होगी और केवल टेंशन पूछे या कहीं आ रहा हो तो कितनी होगी mlt-2, क्योंकि टेंशन एक सिंपली फोर्स है, खिंचाव जनरली वायर में ये यूज किया जाता है। तो ये सरफेस टेंशन हो गई। नेक्स्ट टर्म देखिएगा, नेक्स्ट टर्म है आपके पास सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी ये भी लिक्विड से रिलेटेड टर्म है। लिक्विड की सरफेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं सरफेस पर, वो लिक्विड के इनसाइड मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में कुछ एडिशनल एनर्जी रखते हैं। क्यों रखते हैं ये चैप्टर में हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आप इतना समझिए कि लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल इनसाइड मॉलिक्यूल के कंपेयर में एडिशनल एनर्जी रखते हैं। दिस एडिशनल एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। तो व्हाट इज सरफेस एनर्जी? कोई इसका ठीक ठाक डिनोशन नहीं है, तो ऐसे लिख सकते हैं सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू एडिशनल एनर्जी बाय द molecules on the surface of the liquid upon area कितना आएगा ml² t-2 अपॉन एरिया का कितना होता है भाई l², कितना आया mt-2। आप देखिए सरफेस एनर्जी की डायमेंशनल फार्मूला वही है जो सरफेस टेंशन का है, और यही सेम फार्मूला स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट का भी है। ये आपको ध्यान रखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं भाई, अगली टॉपिक देखिए आप। वेलोसिटी ग्रेडियंट। जब लिक्विड, ये लिक्विड के फ्लो से रिलेटेड है, लिक्विड जब फ्लो करता है तो लेयर, डिफरेंट लेयर की वेलोसिटी डिफरेंट होती है। अपर लेयर की सबसे ज़्यादा, उससे जस्ट बिलो कम होती है वेलोसिटी, उससे और कम होती है, नीचे लेयर की और कम होती है। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डेप्थ, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डेप्थ इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। की मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज हुआ है, डेप्थ है डेल्टा x और ये v1 v2, तो डेल्टा v कितना है v2 माइनस v1। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डेप्थ इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका कितना हुआ lt-1 और इसका कितना आया l, कितना आया डायमेंशनल फार्मूला t-1। ये याद रहेगा आपको, तो इससे याद करने की जरूरत नहीं है, इतना याद होना चाहिए। और इसे याद रखने के लिए इस डेफिनेशन के बारे, इसके टर्म के बारे में एक सेंटेंस जरूर आप दिमाग में रखिए, तभी ये इतने सारे फार्मूले आपको याद रह सकते हैं। तो ये रहा वेलोसिटी ग्रेडियंट का। अब इसी के साथ एक और है, वो कहलाती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिखाते कैसे हैं, ईटा से। होता क्या है, लेयर्स के बीच एक रेजिस्टिव फोर्स लगता है, क्योंकि अपर लेयर ज़्यादा स्पीड से है, उससे लोअर कम है, एक रेजिस्टिव फोर्स लगता है, उसे कहते हैं विस्कस फोर्स। और विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्टैक्ट एरिया, यानी कि लेयर्स में जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया है, ये कॉन्टैक्ट एरिया हुआ, उतना ही ये ज़्यादा होगा। तो V प्रोपोर्शनल विस्कस फोर्स, कौन सा फोर्स है, विस्कस फोर्स। कहाँ लगता है,
जब लिक्विड फ्लो करता है उसकी लेयर्स के बीच क्या करता है, उनके रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। इसका रिजल्ट क्या होता है आप देखते होंगे, अगर एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर फ्लो है तो कुछ देर बाद लिक्विड मोशन को स्टॉप कर देता है। जैसे एक वेसल में आप वाटर को घुमाकर छोड़ दीजिए, कुछ देर बाद क्या होगा, वाटर स्टॉप द मोशन या लिक्विड स्टॉप द मोशन ड्यू टू विस्कस फोर्स। ये रेजिस्टिव फोर्स है बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। दोनों को अगर एक साथ लिख दें तो कितना आएगा, ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। अब लगाएंगे कांस्टेंट। अगर आप यहां कांस्टेंट लगाएंगे तो F इज इक्वल टू आएगा, कांस्टेंट लगेगा ईटा, और ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो याद करने का फार्मूला सीधा सीधा करिए, उल्टा बाद में कर लीजिएगा। पता होना चाहिए विस्कस फोर्स है, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये क्या है, कांटेक्ट एरिया, और ये पूरा क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। कितना आएगा, F अपॉन ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ये पेपर में ये नहीं है, ये हटा दूँ ऊपर से भाई, ये लिखी रह गई, यहाँ से यहाँ चल रहा है, ये है। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना रखोगे, ml(t-2), ये कितना आएगा, l स्क्वायर, और ये कितना आएगा, डायरेक्ट लिख दो चाहो तो, t-1। आंसर आएगा आपका ml-1 t-1। पेपर में बहुत बार देखा है, किसे, राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इस तरीके से आप ये लर्न कर सकते हो, आसानी रहेगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, लेकिन आप डेली बेसिस पर इससे अगर आप तैयार करते हैं तो ये हो जाती हैं तैयार। विद इन ए वीक आप मोर देन 100 भी तैयार कर सकते हो। लेकिन ये सोचोगे आप कि हम पेपर जब चैप्टर में आएगी तब याद करेंगे, तो भाई यूनिट टेस्ट आएंगे, हाफ ईयरली है, तो इसमें से तो कोई सी भी डायमेंशन पूछ लेगा वो, और ख़ास तौर से वो डायमेंशन जो तुम्हें याद भी नहीं है, जो पता भी नहीं है, तो लिखोगे कैसे। तो लिखने का तरीका एक ही है, उनके बारे में एक लाइन मालूम हो और बेसिक फार्मूला मालूम हो, इसे रटने की कोशिश मत करो। ये तो वैसे ही आ जाएगी, कुछ और लिखते लिखते याद भी हो जाती है, ये भी ठीक बात है। लेकिन 5 to 6 आपको याद रहनी चाहिए। कौन सी बोली थी, वेलोसिटी कितना था, LT-1, एक्सीलरेशन LT-2, चाहे कोई सा भी टाइप हो, चाहे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो तब भी LT-2, फोर्स MLT-2, फोर्स एक्शन रिएक्शन पुश पुल अपथ्रस्ट, टेंशन खिंचाव दैट इज MLT-2, वर्क या एनी टाइप ऑफ एनर्जी या हीट ML² T-2, लीनियर मोमेंटम MV MLT-1। ये थोड़ी बहुत याद रहेंगी, तो यही यूज़ होकर नई क्वांटिटी बन रही हैं और आप आसानी से याद कर सकते हो। तो भाई आपको ये याद करना है, मुझे नहीं, आपको याद करना है। और लेक्चर अच्छा लगा ज़रूर कमेंट लिखिएगा कि कैसा लगा, क्या चीज़, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। आप जैसा पसंद करेंगे वैसे ही लेक्चर में आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and share this channel. Thank you for watching.